तो बात करते हैं एक समान वृत्तीय गति में त्वरण की। पिछले वीडियो में आप लोगों ने एक समान वृत्तीय गति, कोणीय वेग और रैखिक वेग के संबंध के बारे में पढ़ा। उसके आगे का जो पार्ट है अब आप देखेंगे एक समान वृत्तीय गति में त्वरण, इसी को हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्र त्वरण। इसके आगे आप अपकेंद्र बल को देखेंगे, ठीक है, इसके बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आता है एक समान वृत्तीय गति में त्वरण, जिसे हम क्या बोलते हैं, अभिकेंद्र त्वरण। तो बता रहे थे इसमें, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति करती है, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति करती है तो उसमें जड़त्व के कारण, किसके कारण, जड़त्व के गुण के कारण अपने मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा की दिशा में, मतलब समझ लीजिए एक बार इसको फिगर से आपको समझाएं कि जैसे ये फिगर है, ये कोई मान लिया कोई कण है जो वृत्तीय गति पर घूम रहा है। अब इसके यहाँ पे एक स्पर्श रेखा यहाँ पर, तो जड़त्व के गुण के कारण वृत्त की स्पर्श रेखा यहाँ पे ऐसे बन जाएगी। यहाँ पर ये जाएगा तो वृत्त की स्पर्श रेखा ऐसे हो जाएगी। यहाँ पर जब कण होगा तो इसकी स्पर्श रेखा ये होगी, यहाँ पर होगा तो स्पर्श रेखा ये होगी, यहाँ पर ऐसे, ये ऐसे, ये वृत्त की स्पर्श रेखाएं बन जाएंगी। क्योंकि जैसे आगे की ओर बढ़ेगा ना तो वृत्त की स्पर्श रेखाएं बन जाती हैं। स्पर्श रेखा, वृत्त की एक स्पर्श रेखा होती है। तो जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति करती है, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति करती है तो उसमें जड़त्व के गुण के कारण अपने मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा की दिशा में भाग जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उदाहरण के लिए आप समझ लें, कीचड़ वाली रास्ता है और आप उसमें से कोई भी गाड़ी निकाल रहे हैं, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे वो साइकिल हो, मोटरसाइकिल, कोई भी वाहन हो आपका, ठीक है। कीचड़ वाली सड़क पर तेजी से चलती हुई साइकिल या मोटरसाइकिल के पहिए से जो चिपटा हुआ, जो पहिए में जो कीचड़ चिपट जाता है, वो कीचड़ कहाँ होता है, वो कीचड़ का क्या होता है, कीचड़ ऊपर की ओर उछलता है। कीचड़ क्या होता है, ऊपर की ओर अपने वृत्त की स्पर्श रेखा में फेंक दिया जाता है। किसके द्वारा, पहिए के द्वारा, समझ गए, जड़त्व के कारण पहिए के द्वारा ऊपर की ओर फेंक दिया जाता है। इसीलिए पहियों में क्या लगाए जाते हैं, मडगार्ड लगाए जाते हैं। यदि इसी प्रकार से यदि हम धागे का एक सिरे पर पत्थर बांध लें, धागे के एक सिरे पर क्या बांध लें, पत्थर बांध लें और उसको तेजी से घुमाएं और धागा अगर टूट जाए तो आप देखेंगे, मान लिया ये कोई धागा ही है, गोल गोल घूम रहा है, मान लिया वो यहाँ पर टूट गया तो ये इस दिशा में भाग जाएगा, यहाँ पर टूट जाएगा अगर वो तो इस दिशा में भाग जाएगा। मतलब जहां पर वो धागा टूट जाएगा वृत्त की उसी दिशा में वो धागे जो पत्थर है वो भाग जाएगा। समझ गए। अतः स्पष्ट है कि वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल से चलने वाली वस्तु को किसी बिंदु पर दिशा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा द्वारा प्रदर्शित होती है। इस प्रकार की वस्तु की चाल एक समान चाल होते हुए भी उसकी दिशा निरंतर बदलती रहती है। इस वस्तु की चाल एक समान होते हुए भी उसकी दिशा निरंतर बदलती रहती है, अर्थात इसका जो गति होती है एक ऐसे त्वरण के अंतर्गत होती है जिसका परिमाण नहीं बदलता परंतु दिशा कंटिन्यू बदलती रहती है। और जब दिशा बदलेगी, चाल का परिमाण नहीं बदल रहा परंतु दिशा बदल रही है, अर्थात समझ लीजिए जब दिशा बदलेगी तब वेग का परिमाण भी बदलेगा, अर्थात वेग भी बदलेगा। समझ गए। दिशा बदल रही तो वेग का परिमाण नहीं, वेग की दिशा बदलेगी और वेग की जब दिशा बदलेगी अर्थात वेग में भी निरंतर परिवर्तन होगा। और जब वेग में परिवर्तन होगा, समझ गए, अर्थात वहां त्वरण उत्पन्न होगा। कैसा त्वरण? एक समान त्वरण। समझ गए। एक समान त्वरण उत्पन्न होगा। वृत्ताकार गति में सदैव त्वरण रहता है और त्वरण की दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर रहती है। जो इसमें त्वरण उत्पन्न होता है उसकी दिशा सदैव किधर रहती है?
वृत्त के केंद्र की ओर रहती है। इस सर्कुलर मोशन में मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक समान वृत्तीय गति में पथ पर गति करते हुए कण में एक त्वरण उत्पन्न रहता है और उस त्वरण की दिशा सदैव इसके केंद्र की ओर रहती है। त्वरण की दिशा सदैव इसके केंद्र की ओर रहती है, इसीलिए इसे हम कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण। समझ गए? इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्र त्वरण। और इसका मान होता है, अभिकेंद्र त्वरण का मान क्या होता है? इसका वेग का स्क्वायर बटे त्रिज्या। समझ गए? वेग का स्क्वायर बटे त्रिज्या, तो v स्क्वायर बटे r। तो अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र क्या बनता है? v स्क्वायर बटे r। अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र क्या बनता है? v स्क्वायर बटे r। समझ गए? मतलब रैखिक वेग का स्क्वायर, रैखिक वेग की घात 2 बटे त्रिज्या। ये क्या है? अभिकेंद्र त्वरण। समझ गए? आगे पढ़ते हैं हम अभिकेंद्र बल, क्योंकि त्वरण और द्रव्यमान के गुणनफल को ही बल कहते हैं। त्वरण और द्रव्यमान के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। तो अगली हेडिंग आती है जो हमारा अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल। समझ गए? अभिकेंद्र बल सेंट्रीपेटल फोर्स, इसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपेटल फोर्स। CENTRI सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। न्यूटन के गति के पहले नियम के अनुसार, न्यूटन के गति का पहला नियम क्या था? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहेगी। यदि कोई वस्तु एक समान चाल से गति कर रही है तो वो उसी प्रकार से गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जड़त्व का नियम पहला नियम था न्यूटन का। तो न्यूटन का पहला नियम क्या कहलाता था? जड़त्व का नियम। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी, और यदि कोई वस्तु एक समान गति से चल रही है या गति कर रही है तो वो उसी प्रकार से चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, लेकिन अब इसमें थोड़ा समझें। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर चलती है, जब कोई वस्तु, उन्होंने न्यूटन ने वहां पे ये नहीं बताया कि वो वृत्तीय पथ पर चल रही है या सीधे चल रही है। समझ गए? वृत्तीय पथ पर, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर चलती है तो उसकी दिशा निरंतर बदलती जाती है। एक समान सीधी रेखा पर चलती है तो उसकी दिशा नहीं बदलती, सीधी रेखा पे चलती है तो उसकी दिशा नहीं बदलती। लेकिन जब वृत्तीय पथ पर चलती है तो उसकी दिशा निरंतर बदलती रहती है। अतः स्पष्ट है कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य कर रहा है जो दिशा उसकी बदल रहा है। अतः स्पष्ट है कि उस पर कोई बाह्य बल कर रहा है, बाह्य बल कार्य कर रहा है। ठीक है, एक समान चाल v से त्रिज्या r के वृत्त पर चलती हुई, एक समान चाल v से, अभी हमने बताया था। ठीक है, एक समान उसकी चाल क्या थी? v, और उसकी त्रिज्या क्या थी वृत्त की? r। एक समान चाल v से वृत्त की त्रिज्या r पर, वृत्त की त्रिज्या r के वृत्त पर चलती हुई वृत्त के केंद्र की दिशा में त्वरण क्या रहता है? अभी बताया, अभिकेंद्र त्वरण v स्क्वायर बटे r होता है। और न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार, न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार वस्तु पर केंद्र की दिशा में एक बल कार्य करता है। वस्तु पर केंद्र की दिशा में एक बल कार्य कर रहा है जिसका मान वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। न्यूटन का दूसरा नियम कहता है, न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है? किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। और वृत्तिगत में आपको क्या बताया गया? यहाँ पर भी एक अभिकेंद्र त्वरण लगता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर रहती है। समझ गए? तो दूसरे नियम के अनुसार, न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु का द्रव्यमान गुणे त्वरण क्या कहलाता है? बल कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर जो बल लगेगा, जो कण का द्रव्यमान और कण का जो त्वरण है, उनके गुणनफल को हम क्या कहेंगे? अभिकेंद्र बल, क्योंकि इसकी दिशा केंद्र की ओर है। त्वरण की दिशा किधर है? केंद्र की ओर है। तो यहां पर जो बल लगेगा उसे हम क्या कहेंगे? अभिकेंद्र बल। तो माना अभिकेंद्र बल
मान लिया जो कण है उसका द्रव्यमान क्या है, यम है, और इसका त्वरण भी क्या बताया था हमने, v²/r है। इसका त्वरण क्या बताया था, v²/r है। तो विकेंद्र बल बराबर क्या हो जाएगा, mv²/r। तो विकेंद्र बल बराबर क्या हो जाएगा, mv²/r। इसका विकेंद्र बल क्या हो जाएगा, विकेंद्र बल क्या हो जाएगा, mv²/r। क्लियर हो गया विकेंद्र बल। इसके बाद में आता है एक अपकेंद्र बल, ठीक है। और एक चीज अभिकेंद्र बल के बारे में थोड़ा सा और समझ लें। अभिकेंद्र बल के बारे में थोड़ा सा हम आपको और थोड़ा सा बता दें। अभिकेंद्र बल कोई नया अलग से लगने वाला बल नहीं है। अभिकेंद्र बल कोई अलग से नया लगने वाला कोई बल नहीं है। जो बल वहां पे पहले से मौजूद है वही अभिकेंद्र बल के रूप में परिवर्तित होकर कार्य करता है। प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न बल, प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न बल जैसे घर्षण बल, गुरुत्वीय बल, वैद्युत बल इत्यादि, इनमें से कोई भी बल अभिकेंद्र बल का कार्य कर देता है। इनमें से कोई भी बल अभिकेंद्र बल का कार्य कर देता है। हमारे दैनिक जीवन में ऐसी अनेकों घटनाएं घटती हैं जिनमें अभिकेंद्र बल कार्यशील होता है, जिनमें अभिकेंद्र बल कार्यशील होता है। मान लिया जब कोई कार सड़क के मोड़ पर पहुंचती है, जब कोई कार सड़क के मोड़ पर पहुंचती है तो उसे मुड़ने के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता है। बात समझ लिए, जब कोई कार सड़क के मोड़ पर पहुंचती है तो उसे मुड़ने के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। कार को यह बल उसके टायर तथा सड़क के बीच के जो घर्षण उत्पन्न होता है, यह अभिकेंद्र बल कहां से मिलता है, कार के टायर और सड़क के बीच जो घर्षण बल उत्पन्न होता है, घर्षण बल से ही मिलता है अभिकेंद्र बल। उस घर्षण बल से ही क्या मिलता है, अभिकेंद्र बल। यदि, अब इसका एक उदाहरण देखिए, यदि टायर घिसे हैं या सड़क बर्फीली है, टायर घिसे हैं या सड़क गीली या बर्फीली है, मतलब उस पर बर्फ पड़ी हुई है, पहाड़ी सड़क है, तब क्या होगा, घर्षण बल कम हो जाएगा। या तो टायर घिसे हों या सड़क कैसी हो, बर्फीली हो, जिसपे बर्फ लगी हो, जैसे लेह लद्दाख में चल रही हो कार, समझ गए, उस पर बर्फीली सड़क हो तो उसमें क्या होगा, या सड़क गीली हो, पानी पड़ा हो उस पर, समझ गए, तो उसमें क्या होगा, सड़क और टायर के बीच का घर्षण बल का मान कम हो जाएगा। और कभी कभार यह मान इतना कम हो जाता है कि आवश्यक अभिकेंद्र बल, जो कार को जितना आवश्यक अभिकेंद्र बल होता है वो प्राप्त नहीं हो पाता और कार मुड़ने के बजाय फिसलने लगती है। कार मुड़ने के बजाय फिसलने लगती है। आप अपनी साइकिल चलाते समय भी आपने देखा होगा, आप जाते हैं तो जैसे ही मोड़ पर पहुंचते हैं तो आपकी साइकिल मोड़ के केंद्र की ओर झुक जाती है। आपकी साइकिल मोड़ के केंद्र की ओर ऑटोमेटिक झुक जाती है। इस पर आपने कभी गौर नहीं किया होगा, लेकिन गौर कीजिएगा, साइकिल जैसे ही मोड़ पर, सड़क के मोड़ पर पहुंचती है तो हम अपने शरीर को साइकिल सहित मोड़ के केंद्र की ओर झुका लेते हैं, चाहे साइकिल हो चाहे मोटरसाइकिल हो, समझ गए। और यदि हम ऐसा ना करें तो हमको पर्याप्त अभिकेंद्र बल प्राप्त नहीं होगा और हम उल्टी दिशा में गिर जाएंगे, उल्टी दिशा में हम गिर जाएंगे, समझ गए। अगला एक और है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये नेचुरल है, आप समझिए, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, अतः पृथ्वी पर भी एक अभिकेंद्र बल लगता होगा जो सूर्य के केंद्र की ओर लगता होगा। मतलब सूर्य को हमने अगर स्थिर मान ले, पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है, सूर्य को हम सेंटर मान लें, केंद्र मान लें, बिंदु मान लें, पृथ्वी उसके चारों ओर एक वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रही है, तो जो अभिकेंद्र बल की जो दिशा होगी वो सूर्य के केंद्र की ओर होगी, समझ गए, वो सूर्य के केंद्र की ओर होगी, जिसकी दिशा सदैव सूर्य की ओर होगी। पृथ्वी को यह बल सूर्य द्वारा, पृथ्वी को यह बल सूर्य द्वारा आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है, समझ गए। पृथ्वी को यह बल सूर्य द्वारा आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल से मिलता है। वहां पर कोई घर्षण बल नहीं है तो वहां पर कौन सा बल पहले से आरोपित है, गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है पहले से वहां पे है, तो वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल से ये अभिकेंद्र बल मिलता है। कृत्रिम उपकरण है, कृत्रिम उपग्रह जो सैटेलाइट्स छोड़े जाते हैं, इनको ये जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो इनको भी जो अभिकेंद्र बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से ही मिलता है और यह अभिकेंद्र बल के अंतर्गत ही घूमते हैं। परमाणु, केमिस्ट्री में आ जाइए थोड़ा। परमाणु में नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। परमाणु में नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इसके लिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्र बल चाहिए, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्र बल चाहिए।
नाभिक पर धनावेश तथा इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, जानते हैं आप। नाभिक पर कौन सा होता है? धनावेश, और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? इसीलिए उनके बीच एक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल स्थित हो जाता है। उनके बीच कौन सा बल आरोपित हो जाता है? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल स्थिर हो जाता है। यह बल, जो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है, यह बल ही इलेक्ट्रॉनों को घूमने के लिए अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। समझ गए? यह बल ही इलेक्ट्रॉनों को घूमने के लिए अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। क्लियर हो गया? अगला आता है अपकेंद्र बल। अगला क्या आता है? अपकेंद्र बल। इसे हम अपकेंद्र बल या छद्म बल भी कहते हैं। इसे काल्पनिक फोर्स, काल्पनिक बल भी कहते हैं। इसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभी बताया था ना, CNTRIFUGL, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ गए? अपकेंद्र बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसे छद्म बल भी कहते हैं। यह कैसे लगता है? यह केंद्र से बाहर की ओर लगता है। आपने मेले में गए होंगे तो मेले में एक झूला आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? वो शीशा वाला झूला, वो जिसमें कुर्सियां, डांस, ब्रेकिंग डांस घूमता रहता है, जिसपे कुर्सियां भी घूमती रहती हैं। पूरी चरखी घूमती है और जिसपे कुर्सियां फिट होती है वो कुर्सियां भी ऐसे मूविंग करती हैं। ब्रेक डांस उसको बोलते हैं ना। झूला आता है, उसमें देखिए पूरी चरखी घूमती रहती है। आप कुर्सी पर ना बैठे तो आपने देखा होगा जो झूला चलाने वाले लोग हैं वो उस पर खड़े रहते हैं, लेकिन जब वो तेजी से होता है या तो वो बैठ जाते हैं या अपने शरीर को केंद्र की ओर झुका लेते हैं, क्योंकि जब कोई वस्तु किसी घूमती हुई वृत्तीय मार्ग पर घूमती हुई वस्तु पर आरोपित की जाती है तो उस पर एक बल लगने लगता है, जो बल उसे एक काल्पनिक बल लगता है, जो उसे उसको वस्तु को बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर धक्का लगाता है। मान लिया ये जो चेयर पड़ी है, मूविंग चेयर है, इसके पीछे के आपका ये जो पीछे का हिस्सा है हटा दिया जाए और इसके हत्थे भी हटा दिए जाए, फिर ये क्या गोल गोल घूमने वाली रह जाएगी और इस पर आपको बैठा दिया जाए और इसको बहुत तेजी से घुमा दिया जाए तो आप बिना पकड़े इस पर बैठ नहीं सकते, आप बाहर की ओर गिर जाएंगे। क्यों गिर जाएंगे? अपकेंद्र बल के कारण। जब कोई व्यक्ति किसी घूमती हुई वस्तु पर स्थित होता है, तब उस व्यक्ति को बाहर की ओर एक बल का आभास होता है, जिसे हम अपकेंद्र बल कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? अपकेंद्र बल कहते हैं। यदि हम किसी घूमते हुए झूले पर खड़े हो जाएं और झूले की रस्सियों को हाथ से ना पकड़ें, तब हम तुरंत बाहर की ओर गिर पड़ेंगे। झूले पर खड़े रहने के लिए हमें झूले की रस्सियों को सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि अगर हम ना पकड़े तो हम किधर गिर जाएंगे? बाहर। तो हम झूले की रस्सियों को पकड़कर अपने शरीर पर झूले के केंद्र की ओर अभिकेंद्र बल लगाना पड़ता है। यदि हम इसी प्रकार से किसी चलती गाड़ी में बैठें और वो अचानक से दाईं ओर घूम जाए, कार में हम बैठे और कार अचानक से दाईं ओर घूम जाए तो हम बाईं ओर वाली दीवार से लड़ जाते हैं, और यदि वो बाईं ओर घूम जाए तो हम दाईं ओर की दीवार से लड़ जाते हैं। अचानक से आपने अनुभव किया होगा, किसके कारण? अपकेंद्र बल के कारण। किसके कारण? हाँ, झटके के साथ बाईं ओर दीवार से हम टकरा जाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं होता कि किसी ने हमको धक्का दे दिया, हमको किसी ने धक्का दे दिया। हम पर कोई बल वास्तव में बाईं ओर को लगा, इसलिए होता है कि हमारे ऊपर कोई ना कोई बल बाईं ओर लगा। समझ गए? वास्तव में जब गाड़ी, इसको समझ लीजिए, वास्तव में जब गाड़ी दाईं ओर घूमी तो शरीर को दाहिनी ओर घूमने के लिए एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता थी। जब गाड़ी दाईं ओर घूमी तो हमारे शरीर को भी दाईं ओर घूमने के लिए एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता थी। समझ गए? लेकिन गाड़ी को तो उसके टायर से मिल गया, टायर और सड़क के बीच के घर्षण बल से अभिकेंद्र बल मिल गया। तुम्हें कहां से मिला? तुम्हें नहीं मिला, तो तुम किधर लड़ गए? बाईं ओर झुक गए। समझ गए? शरीर को दाहिनी ओर घूमने के लिए एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता थी, क्योंकि हमारा शरीर पर आवश्यक अभिकेंद्र बल तो था ही नहीं, अतः हमारा शरीर वास्तविक सीधी रेखा में चलता रहा।
हमारा शरीर जो था वो जैसे ऐसे गाड़ी ऐसे सीधे चल रही थी तो हमारा शरीर भी सीधे चल रहा था। गाड़ी हो गई राइट टर्न, शरीर और गाड़ी को राइट टर्न होने के लिए अभिकेंद्र बल कहां से मिल गया? पहिए और सड़क के बीच के घर्षण बल से। लेकिन तुम्हारे शरीर को भी मुड़ने के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता थी, लेकिन तुम्हारे शरीर को तो अभिकेंद्र बल मिला ही नहीं, तो तुम्हारा शरीर सीधे ही सीधी रेखा में चलता रहा, समझ गए? और आप दाईं ओर की दीवार से टकरा जाएंगे, क्योंकि गाड़ी तो दाईं बाईं ओर घूम चुकी थी, तो दाईं दीवार आपके तरफ आ गई, तो आप क्या हो जाएंगे? दाईं ओर से दीवार से टकरा जाएंगे। और हमको एक ऐसा आभास होगा कि हमें किसी ने धक्का दे दिया। तो ये जो आभास हुआ ये बल कैसा कहलाता है? काल्पनिक बल। इसे हम क्या कहते हैं? काल्पनिक बल या छद्म बल या अपकेंद्र बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ गया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, काल्पनिक बल, छद्म बल। ओके, तो आपका एक समान वृत्तीय गति का जो चैप्टर था अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल, ये पूर्ण रूप से लगभग समाप्त हो चुका है। ठीक है, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको करने हैं, वो बताएंगे आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।